हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2022। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और आज स्टैटिक जीके में क्या है खास, चलिए अब विस्तार से पढ़ते हैं। तो आज की पहली और इम्पोर्टेंट न्यूज़ स्क्रीन पर आ चुकी है और पहली न्यूज़ है पुरुषों के विश्व कप खेल से। तो पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने जा रही हैं स्टेफनी फ्रापार्ट। तो फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट 2 दिसंबर 2022 को पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला होंगी। वह 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच की अंपायरिंग करेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आज की पहली कि पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी है स्टेफनी फ्रापार्ट। आपको पता ही है वर्तमान समय में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है कतर में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बनेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, तो मैं उस पर एक वीडियो भी करूंगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, तो क्या आपको पता है वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ब्राज़ील में। इसके अलावा 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो रशिया में। अब यहाँ फुटबॉल विश्व कप की बात आई थी तो मैंने आपको 2022 का भी बता दिया, 2014 का भी बता दिया और 2018 का भी बता दिया। चलिए कमेंट कॉलम में अब आप बताइए कि 2026 का फीफा विश्व कप और 2030 का फीफा विश्व कप ये दोनों कहां पर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा आपको पता ही है क्रिकेट विश्व कप भी अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, जिसमें इंग्लैंड चैंपियन बना है। किसको हराया है कमेंट कॉलम में बताइए। और हाँ, एक चीज़ ये भी बताइए कि कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट में बना है, और इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये थी आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़। बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दूसरी न्यूज़ है डब्ल्यूएचओ से, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, जिसका नाम है डब्ल्यूएचओ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में ही 7 अप्रैल को हमारे पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। तो डब्ल्यूएचओ से न्यूज़ ये है कि मंकी पॉक्स बीमारी को अब एम पॉक्स के नाम से जाना जाएगा। ऐसा पूरे विचार विमर्श के बाद डब्ल्यूएचओ ने फैसला लिया है। हालांकि अभी 1 साल तक दोनों नामों को इस्तेमाल में लिया जाता रहेगा। इसके बाद मंकी पॉक्स नाम को इस्तेमाल करने पर पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा और इसका नाम बदल करके एम पॉक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने यह बात क्यों रखी है? तो दोनों नामों के इस्तेमाल के जरिए वैश्विक महामारी के प्रकोप के दौरान नाम बदलने से उत्पन्न होने वाले भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी, ऐसा बताया है। आपको पता है डब्ल्यूएचओ के बारे में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसकी हेड है वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस एधेनम घेब्रेयेसस। चलिए अब बात यहाँ पर हुई है हेडक्वार्टर से, तो ये बताइए आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है और आईएलओ का फुल फॉर्म भी क्या है, ये भी आप बताइए। इसके अलावा कमेंट कॉलम में ये भी बताइए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है। इसके अलावा ये भी बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है और यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी क्या है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, एक ईरानी फिल्म है नारगेसी। इफ्फी 53 में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जीता है। इफ्फी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी आईएफएफआई। तो ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक जीता है, जो एक ऐसी फिल्म के लिए दिया जाता है जो महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है। इस फिल्म का निर्देशन किया है पायम अस्कंदरी ने। यह फिल्म डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों को दर्शाती है। इस पुरस्कार विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता 2 गुण दर्शाए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब चलिए कमेंट कॉल में बताइए इफ्फी यानी आईएफएफआई में इस वर्ष का फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला था? मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए कमेंट कॉलम में जल्दी से बताइए। इसके अलावा मेरे कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे। क्या आपको पता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपको पता है तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। इसके अलावा ये भी बताइए कि संयुक्त संसद का संयुक्त अधिवेशन किस एक अनुच्छेद में वर्णित है संविधान के? जल्दी से कमेंट कॉलम में बताइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा
आयोजित किया गया है अभ्यास जिसका नाम है सुदर्शन प्रहार। तो बस दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद करना कि भारतीय सेना ने सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित किया गया है सुदर्शन प्रहार युद्ध अभ्यास। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास को किया है। बस इतनी बात याद रखिए। इसमें शामिल हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, GOC इन सी दक्षिणी कमान ने इस सुदर्शन प्रहार अभ्यास में भाग लिया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बढ़ते फिलहाल अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण संपन्न हुआ है। भारत और सिंगापुर की सेना के बीच द्विपक्षीय अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण फील्ड राइज फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ है। यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात हुई है युद्ध अभ्यास की, तो मैं आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले ये बताइए हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? ये ज़्यादा ही कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये चाइना के साथ होता है। इसके अलावा सिलेक्स किसके साथ होता है? तो श्रीलंका के साथ होता है। सिम्बेक्स किसके साथ होता है? तो सिंगापुर के साथ होता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं सहयोग काइजिन किसके साथ होता है? तो ये जापान के साथ होता है। चलिए कमेंट कॉलम में बताइए भारत और कजाकिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, यानी एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं, सारे नाम बताइए। भारत और ब्रिटेन के बीच कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप कमेंट कॉलम में बताइए। इसके अलावा क्या आपको पता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? हालांकि वो अनुच्छेद अब संविधान में नहीं है। कौन सा अनुच्छेद था? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर करिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है एक दिवस से, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2-3 दिसंबर की रात भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में हर साल 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। रिपोर्ट की अगर बात करें तो इस गैस त्रासदी में जहरीली गैस रिसाव होने के कारण 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, यानी बहुत ही दर्दनाक घटना थी। ठीक है, 1984 की उस गैस त्रासदी के कारण प्राण गंवाने वाले लोगों की याद करने और प्रदूषण नियंत्रण कृत्यों के महत्व से हर व्यक्ति को अवगत कराने के लिए 2 दिसंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कमेंट कॉलम में क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। बहुत बार एग्जाम में आता है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, ये गैस मेथेन से बनी हुई है। कौन सी है? कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रशांत कुमार को AAAI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ग्रुप M मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के CEO प्रशांत कुमार को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिर से सुनिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी AAAI का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें उद्योग में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है। ग्रुप M में शामिल होने से पहले उन्होंने पेप्सी, द हिंदू, द मीडिया एज और एमकॉन इरिक्शन के पदों पर कार्य किया है। उन्होंने 2020 से 2022 तक AAAI के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए कमेंट कॉलम में कुछ अपॉइंटमेंट बताइए। ये बताइए वर्तमान में भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने थे? ये तो मैंने आपको कल ही की करंट अफेयर में कवर कराया था। इसके अलावा ये भी बताइए कि वर्तमान समय में हमारे देश की जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जी हैं किस नंबर की हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जी जो नए बने हैं ये किस नंबर के हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट कॉलम में दीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन गुलामी के परंपरागत रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम, जबरदस्ती शादी, सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती से संबंधित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के साथ सफल परिणाम प्राप्त करने की दिशा में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो ILO ने एक रिपोर्ट भी दी थी। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका हेडक्वार्टर तो आपको बताना ही है, मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ। इसने रिपोर्ट दी थी कि दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। इसके अलावा 150 मिलियन से अधिक 10 बच्चों में से एक बच्चा बाल श्रम का भी शिकार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए
कि 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। और ये वीएससी का एक संदेश भी है कि कभी भी किसी को बाल श्रम नहीं कराना चाहिए, बच्चों को अनुमति देनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े। बढ़ते फिलहाल अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। कल मैंने आपको शाम की क्लास में कराए थे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज एंड करंट अफेयर डेज से रिलेटेड थीम्स। क्या आपको क्लियर हो गए हैं? उम्मीद करता हूँ आपने लर्न कर लिए होंगे। तो चलिए कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। पराक्रम डे किस डेट को मनाया जाता है? इसके अलावा नेशनल वोटर्स डे किस डेट को मनाया जाता है? और 2022 में नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या रही है? कमेंट कॉलम में जल्दी से छाप दीजिए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ एक और डे से है, तो आज काफ़ी सारे डे हैं। विश्व साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के अवसर पर कंप्यूटर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है और युवा पीढ़ी को कंप्यूटर के प्रति आगे बढ़ाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अब यहाँ पर मैं कुछ आपसे डे पूछूं तो क्या आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इसके अलावा विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसके अलावा विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये कुछ ऐसे दिवस हैं जो मैं आपसे अक्सर पूछता हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बढ़ते फिलहाल आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई करी है। तो उत्तराखंड में भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण के दौरान पहली बार 11वें एयरबोर्न डिवीजन के 4 अमेरिकी सेना अधिकारियों को भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालयी चोटी नंदा देवी पर पदोन्नत किया गया है। क्या नाम है? तो पहले हैं कैप्टन सेरुती, दूसरे हैं लेफ्टिनेंट रसेल, तीसरे हैं लेफ्टिनेंट ब्राउन और चौथे हैं लेफ्टिनेंट हैक। युद्धाभ्यास के दौरान हिमालय में पदोन्नत होने वाले पहले 4 अमेरिका के सेना अधिकारी बने हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि दूसरे देश के हैं, तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे खास पॉइंट की तरफ, और यह है स्टैटिक जीके पॉइंट। तो स्टैटिक जीके पॉइंट में बढ़ने से पहले एक न्यूज़ मैं आपको और भी बताता हूँ जो छूटी जा रही है, तो नहीं छोड़ेंगे उसको क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियाज़ 100 रिचेस्ट 2022 की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स के द्वारा, और इसमें अमीरों की सूची में गौतम अडानी साहब सबसे ऊपर हैं। तो 100 सबसे अमीर शख्सियतों की लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, और इस लिस्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति 25 अरब डॉलर के उछाल के साथ 800 अरब डॉलर पहुंच गई है, और इसमें गौतम अडानी टॉप पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी का स्थान दूसरा है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा इस रिपोर्ट को। अब बढ़ते हैं स्टैटिक जीके पॉइंट की तरफ। जैसा कि आपको पता है, स्टैटिक जीके की सीरीज में 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज बढ़ेंगे 51st क्वेश्चन से। तो चलिए पढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 51वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये मोर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को आते हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये कमल है। बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हॉकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपकी सीजीएल की परीक्षा में आया हुआ था और आपने कमेंट करके बताया भी था कि ये क्वेश्चन आप करके आए हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। कमेंट कॉलम में बताइए राष्ट्रगान को किस एक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो ये वंदे मातरम है। किसने लिखा है वंदे मातरम? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। तो जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, स्टेफनी फ्रापार्ड पुरुषों के विश्व कप खेल में महिला रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी है। WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स कर दिया। ईरानी फिल्म नारगेसी IFFI 53 में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीती है। भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित किया गया है अभ्यास, जिसका नाम है सुदर्शन प्रहार। भारत और सिंगापुर के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का 12वां संस्करण हुआ है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2-3 दिसंबर को मनाया गया। प्रशांत कुमार AAAI के नए अध्यक्ष चुने गए। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास के दौरान
4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई करी है और इंडिया के 100 रिचेस्ट लिस्ट में गौतम अडानी टॉप पर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्टैटिक जीके को कवर किया। तो कैसी लगी आपको क्लास करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की, कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पर जुड़कर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को लेकर अपनी पढ़ाई को और भी अच्छा बना सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सक्सेस सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जुड़ करके आप एक एक वीडियो को अच्छे से कवर करके अपने आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट कॉलम में आप जरूर बताएं। लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।